भारत के पूर्व वित्त सचिव अजय सेठ को अब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी इरडाई ने अपना नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है। अजय सेठ को ये नई जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने 3 साल के लिए सौंपी है। प्रियंका मैम, अजय सेठ से पहले देवाशीष पांडा इरडाई के चेयरपर्सन थे। देवाशीष पांडा मार्च 2022 में इरडाई के चेयरपर्सन बने थे। वहीं मार्च 2025 में देवाशीष पांडा ने अपने इस पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से इरडाई के चेयरपर्सन के पद के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो शुरू कर दी गई थी। मैडम, कैसे देख रहे हैं इनके अपॉइंटमेंट को, और इसी के साथ जो अहम मुद्दा जो है जिसको हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए ये तो एक खबर हुई मैडम, अब इस खबर के पीछे का जो कहानी है, जो जिस्ट है, वो भी मैं आपसे समझना चाहूँगा कि लगातार जिस तरह से फाइनेंस मिनिस्ट्री के ब्यूरोक्रेट्स को तमाम अहम पद देना हो, चाहे जितने भी रेगुलेटरी पद हो, चाहे सेबी का चेयरपर्सन बनाना हो, चाहे आरबीआई की कमान देनी हो, चाहे मार्केट रेगुलेटर सेबी की कमान देनी हो, तमाम जगह पर, और इंश्योरेंस वाला तो आप ऐड कर ही लीजिएगा। तो कैसे देख रहे हैं इनके अपॉइंटमेंट? बिल्कुल, तो पहली बात तो 2025 को देवाशीष पांडा ने रिजाइन नहीं किया, उनका टेन्योर खत्म हो गया था। हाँ, और 2025 मार्च में उनका टेन्योर खत्म होता है और जुलाई तक जो है इंश्योरेंस रेगुलेटर नहीं है। उसके बाद डिसीजन होता है और अजय सेठ जो है इनका नाम आता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के आला अधिकारी हैं, आईएएस ऑफिसर हैं। तो इसमें देखिए एक गैप तो रहा, लेकिन चलिए अब हमें एक नया इंश्योरेंस रेगुलेटर का चीफ मिल चुका है। पर जब हम अजय सेठ की अपॉइंटमेंट को देखते हैं थोड़ा सा रिवाइंड करके कि और जो की रेगुलेटर्स हैं हमारे देश में, चाहे मैं सेबी में तुहिन कांत पांडे जी की बात करूं या फिर हम बात करें आरबीआई में संजय मल्होत्रा जी की, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री मुझे लगता है अब वो हब बन गई है जहां से बड़े बड़े लोग निकल करके बड़े बड़े रेगुलेटरी पोजिशंस को संभाल रहे हैं। अब रेगुलेटर क्या है? हमारे देश के करोड़ों लोगों का ट्रस्ट है, वो आरबीआई हो, सेबी हो या इरडा हो। आप सोचिए, लोग यहाँ पर अपना पैसा रख रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, और इंश्योरेंस इतना ज़रूरी फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, प्रीमियम्स जो है करोड़ों में जा रहे हैं, तो लोगों का ट्रस्ट भी होता है इन बॉडीज़ पर कि उनके साथ कुछ अगर गड़बड़ी होगी तो हमारा रेगुलेटर है, हमारा वो वॉच डॉग है जो हमारी रखवाली करेगा। इन 3 की पोजीशन पर हम देख रहे हैं 3 टॉप आईएएस ऑफिसर्स की नियुक्ति होते हुए, वो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के ही आईएएस ऑफिसर की। लेकिन इस खबर को बस ऐसे नहीं देखा जा सकता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स वहां पहुंच रहे हैं। इस खबर को देखना चाहिए ये पूरी तरह से जिस तरह से सरकार चाहती है कि उसका होल्ड बने इन रेगुलेटरी पोस्टिंग्स पर, क्योंकि अगर मैं बात शुरुआत करिए आरबीआई वाली मैडम, बिल्कुल आरबीआई से संजय मल्होत्रा जी, वो आई थिंक सबसे पहले हमने आरबीआई से संजय मल्होत्रा जी की पोस्टिंग देखी। मुझे याद नहीं, बजट के ठीक बाद हुआ था, नहीं बजट के ठीक पहले हुआ था। सोचिए, बजट आने वाला है और आप फाइनेंस सेक्रेटरी के पोस्ट से या फाइनेंस मिनिस्ट्री के सबसे एक अहम व्यक्ति को वहां से हटा करके शक्तिकांता दास जी जो थे पूर्व आरबीआई, अच्छा शक्तिकांता दास खुद भी वो आईएएस ऑफिसर, रेवेन्यू सेक्रेटरी रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री में इंपॉर्टेंट पोजीशन संभाली है उन्होंने। बजट मेकिंग प्रोसेस में जब मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाती थी तो उनको मैंने देखा था, वो ब्रीफकेस के साथ जाते हुए, उनके साथ कई अपने पोस्ट बजट इंटरव्यूज भी किए हैं। तो वहां शुरुआत होती है शक्तिकांता दास से, और अब संजय मल्होत्रा जी जिन्हें बजट के ठीक पहले जो है आरबीआई का भार दे दिया गया था। लेकिन देखिए शक्तिकांता दास जी को कब लाया गया? उर्जित पटेल और उसके पहले रघुराम राजन, दोनों का सरकार से टकराव हमने देखा था, ठीक है। और उर्जित पटेल के लिए तो खुद फाइनेंस सेक्रेटरी, जो पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग हैं, उनकी किताब वी ऑल्सो मेक पॉलिसी, उसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा था कि कैसे उर्जित पटेल जो उस समय के आरबीआई गवर्नर थे और सरकार जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी, अरुण जेटली जी दोनों उस समय के वित्त मंत्री, इन दोनों के बीच में टकराव रहता था। उनके शब्द बड़े कड़े थे। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदी में अगर कहूँगी, हिंदी में कह देती हूँ, उन्होंने कहा था कि उर्जित पटेल ऐसे बैठते हुए हैं जैसे सांप जो है वो कुंडली मार के सारे पैसों पर बैठा हुआ है। बहुत सारे डिफरेंसेस जो हैं उन्होंने अपनी किताब वी ऑल्सो मेक पॉलिसी में सुभाष चंद्र गर्ग ने लिखी है, जहां उर्जित पटेल के कार्य करने के तरीके से प्रधानमंत्री से लेकर के तब के वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब खुश नहीं थे, और इसीलिए हमने उर्जित पटेल का एक बहुत ही एक ऐसा बाय बाय देखा, तीखे नोट पे, नॉट ऑन अ गुड नोट। और उसके बाद सरकार को लगा हमें तो यहाँ अपना बंदा चाहिए, और एंट्री शक्तिकांता दास जी की, जो कि काफी फेवरेट ब्यूरोक्रेट रहे हैं मिनिस्ट्री में। और उनके आते ही क्या हुआ, आरबीआई ने अच्छा डिविडेंड दिया। आरबीआई एक तरह से, आरबीआई और सरकार की फिर जो है ना
दोनों की तान जो है एक सुर में बजने लगे, उसमें कोई भी दिक्कत नजर नहीं आ रही थी, कोई अनबन नजर नहीं आ रही थी, दोनों एक सुर में एक साथ चल रहे थे और यही सरकार चाहती थी। और ये केवल भारत के लिए नहीं है, आप अमेरिका में देखिए क्या हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भी तो यही चाहते हैं ना कि उनके जो जेरम पावेल हैं वो उनकी बात सुने और उनको कई बार वो हिंट दे चुके हैं, हिंट क्या मुझे लगता है बोल चुके हैं साफ साफ कि भाई आप रेट कट कीजिए, हम यहाँ पर पहुंचे हैं ग्रोथ के मामले, आप जब तक नहीं करेंगे। तो वही चीज यहाँ पर हुई। शक्तिकांता दास आए, डिविडेंड दिया, उन्होंने रेट कट लंबे समय तक रोका रहा, फिर जब उनको शायद बोला गया कि अब शुरू कीजिए रेट कट, तो रेट कट का सिलसिला शुरू हुआ। तो और उसको कंटिन्यू करते हुए भी नजर आए संजय मल्होत्रा साहब भी कंटिन्यू, उन्होंने तो एकदम आते ही धड़ाधड़ रेट कट किया। इनफैक्ट शक्तिकांत दास ने रेट कट नहीं किया था अपने आखिरी तक, और उनके जाने के पीछे वजह मानी जा रही है कि उन्होंने रेट कट नहीं किया। और संजय मल्होत्रा आए, फर्स्ट डे जो फर्स्ट आरबीआई पॉलिसी उससे रेट कट उन्होंने। अगर इस कैलेंडर ईयर की बात की जाए तो अब तक 3 एमपीसीज में रेट कट हो चुका है और 100 बेसिस पॉइंट की रेट कट हो चुकी है। सीआरआर में भी 100 बेसिस पॉइंट की कटौती हो चुकी है। कहा जा रहा है कि इससे इकोनॉमी में 2.5 लाख करोड़ तक की लिक्विडिटी आते हुए नजर आएगी। लेकिन जिस तरह से आपने बहुत ही बखूबी शक्तिकांत दास जी का टेन्योर बताया, उनको हालांकि टेन्योर का एक्सटेंशन भी मिला था, 2 बार वो बन चुके थे, उसके बाद अब वो बढ़ा नहीं पा रहे थे, इसलिए अपने दूसरे बंदे को इन्होंने आगे किया। अब इसी मुद्दे को देखिए, सेबी में क्या हुआ, दूसरी बात मैं आपसे समझना चाह रहा था। आगे तुहिनकांत सेबी वाली कहानी को तुहिनकांत पांडे आए, माधवीपुरी बुच को उन्होंने रिप्लेस किया। माधवीपुरी बुच अगेन कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आई थी और सेबी का कार्यभार संभाला था, और उनका कार्यकाल बहुत सारे हिंडनबर्ग, अडानी, बहुत सारे सरकार की मैडम छीछा लेदर हो गई थी उसमें। बिल्कुल, सड़क से लेकर संसद तक उनको एकदम बहुत जो है क्राइसिस मैनेजमेंट करना पड़ा था। ऐसा क्राइसिस मैनेजमेंट कि वो बोल भी नहीं पा रहे थे कि ये इनको हटाएं या नहीं जाए। हाँ, क्योंकि उनको हटाना भी सरकार के ऊपर ही कीचड़ आता, तो सरकार ने उनको कंटिन्यू करने दिया। लेकिन जैसे ही उनका कार्यकाल खत्म हुआ, लैंड करते हैं हमारे वहां पर तुहिनकांत पांडे जी। तो इस तरह से हमने देखा आरबीआई में संजय मल्होत्रा पहुंचते हैं, सेबी में तुहिनकांत पांडे पहुंचते हैं, और अब इंश्योरेंस रेगुलेटर के तौर पर अजय सेठ वहां पर पहुंच रहे हैं। हालांकि अजय सेठ के पहले देवाशीष पांडा जी जो थे वो भी आईएएस ऑफिसर ही थे, तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा रीड नहीं कर रही हूँ। लेकिन हाँ, अगेन अजय सेठ की चुनौतियाँ बहुत रहने वाली हैं। 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल का टारगेट पूरा करना है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, यानी जिस दर पर जीडीपी का जो हिस्सा इंश्योरेंस पर है वो 3.7% है, जो कि पिछले साल 4% पर था, वो ड्रॉप हो रहा है। तो कहाँ हम बात करें कि 2047 तक हमें इंश्योरेंस फॉर ऑल पर जाना, और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन गिर रहा है, ठीक है। प्रीमियम को लेकर के अभी भी जो है लोगों में महंगाई का सामना कर रहे हैं। जीएसटी वाला मामला है, उस पर देखिए इतनी महत्वपूर्ण चीज, उस पर 18% जीएसटी लगाना। हालांकि जीएसटी काउंसिल की बैठक को लेकर भी हम लोगों ने कई बार मनी सेंट्रल में चर्चा की है कि अगले महीने हो सकती है इसकी शुरुआत। तो उस मीटिंग में भी देखिए 18% की पॉपकॉर्न पर हम डिसीजन ले रहे हैं, पर इंश्योरेंस पर जीएसटी हटाने का फैसला जो है वो लटका हुआ। तो खैर इसमें इंश्योरेंस रेगुलेटर का कोई रोल नहीं होगा, लेकिन इंश्योरेंस भी बहुत अहम सेक्टर है, और इंश्योरेंस को जब अजय सेठ संभालेंगे तो मैं ये देखना चाहूँगी कि वो क्या करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए। वो क्या करते हैं जो कंपनियां जो हेल्थ बीमा बेचती हैं और जो हॉस्पिटल्स जो चार्ज करते हैं लोगों से, हमेशा वो इन्फ्लेटेड रहता है, और इस वजह से कंपनियों की दलील है कि इसलिए हमारे बीमा का प्रीमियम बढ़ता है, मेडिकल इन्फ्लेशन है जी। आप हॉस्पिटल किस तरह से, और बहुत लंबे समय से बात चल रही है कि हॉस्पिटल के प्राइसेस को रैशनलाइज करना है, तो क्या यहाँ पर इंश्योरेंस रेगुलेटर जो है हेल्थ मिनिस्ट्री से बात करके इस पर कुछ कदम उठाएंगे? तो मैं ये वॉच करने वाली हूँ इनके कार्यकाल में। बहरहाल अजय सेठ जो है नए इरडा चेयरपर्सन के तौर पर हमें नजर आने वाले, इनका कार्यकाल भी 3 साल का ही रहने वाला विषय। लास्ट पॉइंट मैं आपसे समझना चाहूँगा, मिस सेलिंग वाला भी मामला है, उस पर भी अगर आप कुछ टिप्पणी कर दें। इंश्योरेंस में मिस सेलिंग वाले जो मामला है, मिस सेलिंग तो हो रही है, ओके, खुलेआम हो रही है। रेगुलेटर का कहना है कि भाई वो कुछ आंकड़े निकालते हैं, उसमें वो जो मिस सेलिंग के आंकड़े बहुत छोटे दिखाते हैं, पर जब ग्राउंड में आप लोगों से बात करेंगे तो पता चलेगा कि बीमा, मुझे लगता है मेरे अपनी रीडिंग और मैं जितने केसेस मेरे सामने आते हैं, द मोस्ट मिस सोल्ड प्रोडक्ट है अभी भी। हालांकि मैं अभी जो पूर्व
इरडा के जो चेयरपर्सन पांडा थे पांडा साहब, मैं उनको क्रेडिट देना चाहूँगी विशाल, उन्होंने जी। कुछ बहुत अच्छे काम भी किए हैं। उन्होंने बीमा सुगम करके पोर्टल लॉन्च किया है, उन्होंने कंपनियों को कहा कि आप सरल बीमा लेकर के आएंगे। कोविड के वक्त भी हमने देखा था कि इंश्योरेंस, तब देवाशीष पांडा नहीं थे पर कोविड के वक्त भी ये लोग स्पेसिफिक बीमा लेकर के आए थे। और देवाशीष पांडा ने कंपनियों, जो बीमा कंपनियां हैं उनके कॉम्पोजिट लाइसेंस की बात की थी, हालांकि उस पर कुछ आया नहीं है, यानी कि एक कंपनी जो है वो जीवन बीमा भी बेच सकती है, हेल्थ बीमा भी बेच सकती है, और वो निवेश के प्रोडक्ट भी बेच सकती है, मतलब ऑल प्रोडक्ट्स को हाँ, summarize लेकिन करना। उन्होंने सैशेजाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस जो कहते हैं, यानी छोटे बीमा, जैसे कि हमने देखा कि ऑटो बीमा में पे एज यू ड्राइव का ऑप्शन Exactly, लेकर आए, तो exactly. छोटे बीमा, वो पॉकेट साइज बीमा का ऑप्शन Exactly. लेकर आए। तो उन्होंने काम बहुत अच्छा किया मुझे लगता है अपने कार्यकाल में, लेकिन फिर भी बीमा का पेनिट्रेशन, यानी बीमा का प्रीमियम का वो हिस्सा जो जीडीपी से जब हम कंपेयर करते हैं जीडीपी में, वो 3.7% है, और ये अभी भी एक बड़ी चुनौती है जो अजय सेठ के सामने भी मुंह खोले खड़ी है। चलिए, मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।